1968 में सोपन गायकवाड़ ने महाराष्ट्र में एक छोटी सी जमीन खरीदी। सब कुछ सही चल रहा था, पर सडनली गायकवाड़ जी को ये पता चला कि भाई ये जमीन तो पिछले ओनर ने बैंक में गिरवी कर दी ताकि उनको एक लोन मिल जाए। जब ओरिजिनल ओनर लोन का पैसा चुका नहीं पाया तो बैंक ने प्रॉपर्टी अटैच कर दी। अब गायकवाड़ जी सोच रहे थे कि उन्होंने लीगली जमीन खरीदी, पर उनको क्या पता था कि बैंक के साथ उनका डिस्प्यूट हो गया है, इस वजह से वो कोर्ट जाते हैं। उन्होंने एक सूट डाला ओरिजिनल ओनर के खिलाफ और कहा कि बैंक को अपना लोन का पैसा ओनर की दूसरी प्रॉपर्टी से रिकवर करना चाहिए और ना कि मेरी प्रॉपर्टी से। 10 सितंबर 1982 14 साल की लड़ाई के बाद उनको एक कोर्ट ऑर्डर मिला। लड़ाई लंबी चली, पर ट्रायल कोर्ट ने फाइनली गायकवाड़ जी के सपोर्ट में ऑर्डर डाला, पर वो ज्यादा टाइम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। फिर 3 साल बाद 1987 में ओरिजिनल ओनर ने इस जजमेंट के खिलाफ अपील करी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, पर गायकवाड़ जी ने हार नहीं मानी। 1988 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील करी। फिर क्या हुआ? तारीख पर तारीख, 27 साल, यस 27 इयर्स। 23 अक्टूबर 2015 को हाई कोर्ट ने ये केस फाइनली डिसमिस किया। हाई कोर्ट ने केस डिसमिस ही कर दिया, इस वजह से गायकवाड़ जी को फाइनली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आखिरी मंजिल। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शेड्यूल होती है 12 जुलाई 2021 को। इस केस के स्टार्ट होने के 50 साल बाद जैसी केस की सुनवाई होती है, गायकवाड़ जी की टीम क्या बताती है कोर्ट को कि उनका देहांत हो गया। ये हालत है हमारे लीगल सिस्टम की। हमारे देश में अभी 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। 2018 में एक एस्टिमेट किया गया था कि देश के सारे केसेस को खत्म करने के लिए 300 साल लगेंगे। मैं वापस दोहराता हूँ, अगर आपने मिस कर दिया ये, कि सारे केसेस को खत्म करने में 300 साल लगेंगे। अब आप बोलोगे कि ये मैटर क्यों करता है? मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कोर्ट सिस्टम हमारी इकोनॉमी और आपकी जिंदगी पर कैसे एक इन्फ्लुएंस डालता है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पॉज, बिकॉज आई वांट टू टेल यू अबाउट टुडेज स्पॉन्सर। नाउ लैंग्वेज शेप्स आवर लाइफ सिग्निफिकेंटली। चाहे वो एक लीगल नोटिस पढ़ना हो, कॉन्ट्रैक्ट समझना हो, ईमेल्स लिखने हो, या फिर जिंदगी की अपॉर्चुनिटी समझनी हो, लैंग्वेज डिसाइड करती है कि हु फील्स लॉस्ट एंड हु फील्स इन कंट्रोल। एंड दिस इज व्हाई टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट डुओलिंगो। Duolingo is one of the best language learning apps in the world. आप कई languages सीख सकते हो and many of these lessons are completely free. पर आप में से कई लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि Duolingo में एक intermediate English का भी कोर्स है which can help you improve your basic English skills. Let me show you. देखा है कितना सिंपल है। एक्सरसाइजेस छोटी हैं, प्रॉम्प्ट्स बहुत क्लियर है, और अगर आप बहुत बिजी हो तो भी आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाओगे ये करने के लिए। इनके लेसन्स बहुत फन और गेमिफाइड है, जिससे लैंग्वेज सीखना एक बहुत इंजॉयबल प्रोसेस हो जाता है। एंड आप में से कई लोग समझते ही होंगे दैट इंग्लिश हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। अगर आप इंडिया के बाहर पढ़ना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, कस्टमर फेसिंग जॉब करना चाहते हो जहाँ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, या फिर प्रोफेशनल सेटिंग्स में बस कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, दिस कोर्स इज जेन्युइनली यूजफुल। डुओलिंगो इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पॉपुलर है क्योंकि उनका UI UX ईजी और इंटरेक्टिव है, ना कि इंटिमिडेटिंग। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर वीडियो अबाउट इंडिया का लीगल सिस्टम और हमारी जिंदगी में कोर्ट्स एक्चुअली मैटर क्यों करते हैं, और हमारा लीगल सिस्टम हमारी इकोनॉमी को भी बर्बाद कर रहा है। तो मुझे 2 मिनट दो एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कैसे होता है। करीब 15 साल पहले 5 इकोनॉमिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया इंडियन टेक्सटाइल मिल्स पर। वो ये जानना चाहते थे कि इन मिल्स की मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है। तो उन्होंने इन टेक्सटाइल मिल्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कुछ मिल्स को मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी गई कि भैया एक अच्छी कंपनी चलाते कैसे, और दूसरों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इस ट्रेनिंग देने के बाद रिसर्चर्स को पता चला कि उन कंपनीज जिनको ट्रेनिंग दी गई है उनके एनुअल प्रॉफिट्स 17% तक इंक्रीज हो गए, और उनको करीब साल के 1.5 करोड़ का फायदा हुआ। और ये मत समझना कि इनको बहुत फैंसी ट्रेनिंग दी गई कि भैया आप ये सॉफ्टवेयर यूज करो या फिर ये AI टूल यूज करो। बहुत सिंपल चीजें सिखाई गई, जैसे आप बस ये लिखो कि आपको किस तरीके के रॉ मटेरियल्स चाहिए और आपके पास कितने रॉ मटेरियल्स हैं। मशीन को रिपेयर करने का एक स्केड्यूल तैयार करो। अब आप मुझसे पूछोगे कि मोहक ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई भला एक टेक्सटाइल मिल का ओनर ये सब चीजें कैसे नहीं जानता? इसलिए क्योंकि इन कंपनीज में कोई डेलीगेशन नहीं है, मतलब मालिक और डिसीजन मेकर बस एक है। रिसर्चर्स कहते हैं कि इन कंपनीज में जो मिडिल मैनेजमेंट है वो कोई डिसीजन नहीं लेते, उनके पास कोई इंसेंटिव भी नहीं है कंपनी के हक में कोई डिसीजन लेने का।
कुछ डिसीजन ले या फिर ना ले, पगार तो सेम ही है और ओनर्स उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं देते। भला क्यों? क्योंकि ओनर्स के बीच में डर है कि ये मैनेजर ना मेरे पैसे खा जाएगा। अब ओनर के मन में डर है कि ये बंदा मेरे पैसे खा जाएगा और कोर्ट्स काम नहीं करते। इस वजह से ओनर मैनेजर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता ही नहीं है। और इसी वजह से जब 2 और रिसर्चर्स ने मुंबई के आसपास 126 कंपनीज का सर्वे किया, उनको पता चला कि ये सारी कंपनीज फैमिली रन है। अब फैमिली रन कंपनीज कौन सी होती हैं? वो कंपनीज जब मैनेजमेंट डिसाइड होती है आपकी क्वालिटी के बेसिस पर नहीं, बल्कि आपके सरनेम के बेसिस पर। और रिसर्चर्स ने देखा कि इन 126 कंपनीज में से वो कंपनीज जो बड़ी थी, वो बड़ी इस वजह से नहीं थी कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, रेवेन्यू ज्यादा था या प्रॉफिट ज्यादा था, बल्कि उनके परिवार में ज्यादा मेल फैमिली मेंबर्स थे। जिसका मतलब है कि कंपनी का साइज इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस चीज पर डिपेंड करता है कि परिवार में कितने लड़के हैं। और ये चीज हमारे देश में एक बहुत बड़ा बोझ है। इसी वजह से इंडियन कंपनीज ऑन एवरेज अमेरिकन कंपनीज के मुकाबले बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि भैया मुझे बड़ी कंपनी बनाने के लिए मैनेजमेंट डेलीगेट करनी होगी, पर फ्रॉड के चक्कर में वो डेलीगेशन करते ही नहीं है, फैमिली बिजनेस ही चलाते रहते हैं। इसी वजह से 40 साल में एक एवरेज अमेरिकन प्लांट में 7 गुना लोग और काम करते हैं, जबकि ये नंबर इंडिया में बस 0.5 है। और इन सारी समस्याओं की जड़ क्या है? हमारा कोर्ट सिस्टम। कोर्ट्स की वजह से कई कंपनीज सप्लायर्स को काम करने के लिए नहीं बोलती, क्योंकि उनका डर है कि भाई सप्लायर ने डिलीवर नहीं किया तो मैं कोर्ट में जा ही नहीं सकता। इस वजह से मैं ये प्रोडक्ट खुद ही बना लूं, चाहे उनके पास एक्सपर्टीज हो या फिर ना हो। कोर्ट्स की वजह से ही कई कंपनीज लोगों को हायर नहीं करती, क्योंकि उनमें डर है कि मुझे अगर फायर करना पड़ा तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि हमारे देश में किसी को फायर करना भी इतना आसान नहीं है। इंडियन कोर्ट सिस्टम की वजह से हर साल हमारी जीडीपी 10% कम होती है। आप खुद इमेजिन करो कि हमने कोर्ट्स फिक्स कर दिए तो हमारी देश की जीडीपी 10% ज्यादा हो सकती है। इतना बड़ा असर पड़ता है हमारे कोर्ट सिस्टम का हमारे देश पर। और जो एक्सपीरियंस गायकवाड़ जी का था हमारे इंट्रोडक्शन में, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, इट इज द नॉर्म। एंड द मेन रीजन इज लैक ऑफ जजेस। हमारे देश में करीब 150 करोड़ लोगों के लिए 21,000 जजेस हैं, यानी कि हर 10 लाख लोगों के लिए 15 जजेस। जबकि यूएस और यूरोप में ये नंबर 150 और 220 है, यानी कि मोर देन 10 टाइम्स। पर ऐसा नहीं कि जजेस की जॉब्स की पोजीशंस नहीं है, पोजीशन है पर वैकेंसीज नहीं भरी जा रही। जैसे हाई कोर्ट में 33% पोजीशंस वैकेंट है, डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स में नंबर 20% है। अब आप खुद सोचो कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, पर इसके बावजूद जजेस की वैकेंसीज है। इस वजह से हर केस अडजर्न होता रहता है। अडजर्नमेंट का मतलब जहाँ बेसिकली कोर्ट बोलता है कि भैया वापस आओ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हिसाब से हर केस को मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट्स मिलेंगी, पर ये रूल कभी इन्फोर्स नहीं होता। इस वजह से जजेस डिले ही करते रहते हैं, क्योंकि उन पर इतना बोझ है। कई लॉयर्स भी चालाक हो गए, वो इस चीज को स्ट्रैटेजी की तरह यूज करते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर वो केस को एडजर्न करते रहेंगे तो दूसरी पार्टी हार ही मान जाएगी। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भी कहा था कि कई लोग एडजर्नमेंट्स जानबूझकर करते हैं ताकि मुद्दे का कभी रेजोल्यूशन आए ही ना। और इसका हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। 1983 में भारत फॉर्ज कंपनी में उत्तम मनोहर जी काम करते थे। ड्यूटी करते हुए वो सोते हुए पाए गए चौथी बार। इस वजह से एक फॉर्मल इंक्वायरी बिठाई गई और उनको नौकरी से हटा दिया गया। भारत फॉर्ज की मैनेजमेंट ने कहा कि ड्यूटी करते हुए आपका सोना बहुत बड़ा गुनाह है हमारे लिए, इसे हम हटा रहे हैं आपको। उत्तम जी माने नहीं, वो कोर्ट चले जाते हैं। लेबर कोर्ट में जब वो गए तो उनको अपने फेवर में ऑर्डर मिल गया और कोर्ट ने कहा कि उनकी 50% तनख्वाह उनको दी भी जाएगी। भारत फॉर्ज फिर इंडस्ट्रियल कोर्ट गया, जहां उत्तम अपना केस हार गए। फिर ये केस जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में वापस उत्तम जीत जाते हैं, पर फिर भारत फॉर्ज इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली भारत फॉर्ज के फेवर में ऑर्डर पास किया, पर कब? 22 साल बाद। 1984 में केस हुआ था, 2006 में फाइनली ऑर्डर आया। इसी वजह से जहां सिंगापुर में नॉर्मल कमर्शियल डिस्प्यूट को 150 दिन लगते हैं रेजोल्यूशन के लिए, इंडिया में ये नंबर 1500 दिन है। अब आप बोलोगे कि इसका सोल्यूशन तो सिंपल है ना, वैकेंसीज भर दो। इधर एक सरप्राइजिंग चीज आपको जानने को मिलेगी कि प्रॉब्लम बस ये नहीं कि सरकार वैकेंसीज को भर नहीं रही है जल्दी, प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है।
कई स्टेट्स रेगुलरली रिक्रूटमेंट एग्जाम्स करती हैं लोअर कोर्ट जजेस के लिए, पर मोस्ट लोग इन एग्जाम्स में पास ही नहीं होते। 2019 में जब दिल्ली के जुडिशियल सर्विस एग्जाम हुए थे तो 66% जज पोजीशंस खाली थी क्योंकि कैंडिडेट्स मिनिमम कट ऑफ स्कोर ही पास नहीं कर पाए। और जम्मू कश्मीर की बात सुन के तो आप दंग रह जाओगे। 2019 में जब ऐसा ही एग्जाम उधर हुआ डिस्ट्रिक्ट जजेस के रिक्रूटमेंट के लिए, तो एक भी लॉयर इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया। तमिलनाडु में 3500 लॉयर्स ने एग्जाम दिया था और जम्मू एंड कश्मीर की तरह एक भी लॉयर इसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। बताओ, देश में बेरोजगारी इतनी है, हर सड़क पर आपको ट्यूशन टीचर मिल जाएगा, पर देश के लॉयर्स डिस्ट्रिक्ट जजेस के एग्जाम पास ही नहीं कर पाते। व्हाट एन आयरनी। अब आई कुडंट फाइंड आउट एग्जैक्ट रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि मुझे तो एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है इधर। लोग ट्यूशन सेंटर्स क्यों नहीं खोल देते ताकि ये लॉयर्स ढंग से एग्जाम तो क्लियर कर पाए। हमारे देश में हर चीज़ का ट्यूशन सेंटर है, इसका नहीं है। इफ़ यू नो द आंसर प्लीज कमेंट सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू। अब ये तो बात है लोअर कोर्ट्स की। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की खुद की प्रॉब्लम है, क्योंकि जहां लोअर कोर्ट्स में एग्जाम डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा, हाई और सुप्रीम कोर्ट्स में कोलिजियम सिस्टम डिसाइड करता है। कोलिजियम एक ग्रुप होता है सीनियर जजेस का जो रेकमेंड करते हैं कि भैया जज बनेगा कौन। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, देश के 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, और हाई कोर्ट में उस कोर्ट के चीफ जस्टिस 2 और सीनियर जजेस के साथ कोलिजियम बनाते हैं। जब एक हाई कोर्ट कुछ नाम को रेकमेंड करता है, ये नाम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को जानते हैं, फिर लॉ मिनिस्ट्री के पास, फिर पीएमओ के पास और फाइनली प्रेसिडेंट के पास। इस पूरे प्रोसेस में कई महीने लग सकते हैं, पर महीने नहीं कई बार साल भी लग जाते हैं, क्योंकि लीगली कोई डेडलाइन नहीं है। तो सरकार अपना टाइम ले सकती है इन जजेस के अप्रूवल लिखने में। ऐसा ही हुआ था जस्टिस KM जोसेफ के केस में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया था कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए 2018 में, पर सरकार ने फाइल ये वापस भेज दी उनको, ये कहते हुए कि इनका नाम आप रिकंसिडर करो। कोलिजियम ने कहा कि हमने इसके बारे में सोचा, पर हम इनको ही रेकमेंड करेंगे। ऐसे डिलेज के चलते सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, जबकि पूरी जनता जूझ रही है उधर। ऐसा ही हाई कोर्ट में होता है। झारखंड के हाई कोर्ट ने तो किसी जज की पोस्ट के लिए 7 साल तक नाम रेकमेंड ही नहीं किया। तो आप खुद देख लो, लोअर लेवल में ढंग के कैंडिडेट्स नहीं है जो एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाए, और हायर लेवल में प्रोसेस ही इतना बेकार है कि सालों लग सकते हैं। पर हमारे देश में जो करोड़ों केसेस हैं उसकी एक बड़ी जड़ हमारी सरकार ही है। आधे से ज्यादा पेंडिंग केसेस में सरकारी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, और मोस्टली ये केसेस सरकारी एम्प्लॉयज के बारे में होते हैं। ये रूटीन केसेस होते हैं प्रमोशंस, पे, ट्रांसफर्स और पेंशन्स के बारे में, जो कुछ सिग्नेचर से ही सॉल्व हो जाने चाहिए थे, पर अब कोर्ट कचहरी में आ गए। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की एक सरकारी स्टडी ने दिखाया कि आधे से ज़्यादा सरकारी एम्प्लॉयज़ के केसेस होते ही नहीं अगर सरकारी डिपार्टमेंट्स ने बस रूल्स ढंग से फॉलो करे होते। ये प्रॉब्लम आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी इस कहानी से। VM सौदागर इंडियन रेलवेज में एक टिकट एग्जामिनर थे। 1988 में सरकार ने उन पर आरोप डाला कि उन्होंने 50 रुपए की घूस ली। सरकार के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था और 2 पैसेंजर्स ने मिस्टर सौदागर को सपोर्ट दिया, पर इसके बावजूद 8 साल बाद 1996 में उनको डिसमिस कर दिया गया। पर सौदागर हार मानने वालों से नहीं है, वो अपना केस लेके गए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। 2002 में CAT ने कहा कि जो सबूत है वो बहुत कमजोर है और उनको रेलवेज में वापस नौकरी दी जाए, पर फिर रेलवेज ने इस ऑर्डर को अपील किया और अब केस पहुंच गया बॉम्बे हाई कोर्ट। ये केस उधर 15 साल तक चलता रहा। 2017 में क्या हुआ, सौदागर जी की मौत हो गई। फिर उनके परिवार ने ये केस लड़ा उनके लिए। फाइनली अक्टूबर 2025 यानी घूस के ऑलमोस्ट 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको सारे चार्जेस से क्लियर कर दिया। तो एक 50 रुपए की घूस का केस ऑलमोस्ट 40 सालों तक चला। अब आप कह सकते हो कि इसमें यार सरकार की क्या गलती, अगर लोग अपील करते रहेंगे तो कई केसेस सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएंगे ही, पर ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का मकसद ऐसे केसेस को सॉल्व करने का नहीं था कभी। सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, फंडामेंटल राइट्स और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़े के लिए। पर अब तो चेक बाउंस हो गया या फिर किसी ने घूस ले ली, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। ये चीज धीरे धीरे हो रही है। 1950s में सुप्रीम कोर्ट के 15% केसेस हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट लॉज के बारे में होते थे। आज 99% सुप्रीम कोर्ट के केसेस अपील्स और पिटिशंस के बारे में। अब ये भला हुआ क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश करी।
उन्होंने कहा कि हम पूरे देश के नागरिकों के लिए एक्सेसिबल होना चाहते हैं, पर एक्सेसिबल होने के चक्कर में अब छोटा सा छोटा केस उनके पास आ जाता है। अब इसके सॉल्यूशंस हमें भी पता है, जैसे कई केसेस हाई कोर्ट में खत्म हो जाने चाहिए, हर केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट ऐसे सॉल्यूशंस कई जजेस और लॉ कमीशन ने दिए। एक और सॉल्यूशन है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग फिल्टर चाहिए होगा अगर कोई पिटिशन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी भी तो। और तीसरी चीज है कि अगर फालतू सरकारी अपील्स होती हैं तो उन पर पेनल्टी लगानी चाहिए, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स पर हो या फिर उस सरकारी अफसर पर हो जो ये झगड़ा कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इनएक्सेसिबल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का काम है जरूरी सवालों पर ध्यान देना, ना कि 50 रुपए की घूस या फिर छोटे छोटे मुद्दे पर। और ये सिस्टम ठीक नहीं होगा अगर हम ये बोलेंगे कि जजेस को और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वो कितनी भी मेहनत कर लें वो करोड़ों के केसेस को इतनी जल्द नहीं निपटा पाएंगे। प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। हमारे देश में हम अभी तक इनफ जजेस को अपॉइंट नहीं कर रहे और कैंडिडेट्स को ढंग से ट्रेन नहीं कर रहे, और सरकार हर छोटा सा छोटा केस सुप्रीम कोर्ट तक ले जाती है। अगर ये चीज़ें चेंज नहीं होगी तो फिर तारीख पर तारीख तो आते ही रहेगी और गायकवाड़ जी जैसे लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाएगी पर उनका केस रेजोल्यूशन नहीं आएगा। और देश की इकोनॉमी उन बिजनेसेस पर टिकी रहेगी जिनका साइज उनके परिवारों के लड़कों पर निर्भर करता रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट डुओलिंगो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।